नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पर्सनालिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें एक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कि पर्सनालिटीज़ चूँकि हमारे भारत के इतिहास से संबंधित हैं, तो वो लगातार उनकी इम्पोर्टेंस हमारी पढ़ाई लिखाई में बनी रहती है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हम लोग इंदिरा गांधी जी को पढ़ने जा रहे हैं, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आयरन लेडी थीं, और क्यों थीं, कैसी थीं, किन कारणों से इन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माई ट्रूथ, उसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि देखिए, आलोचना उन्हीं की होती है जिन्होंने कुछ किया हो, ठीक है। जो कुछ नहीं करते उन आलोचना उनकी नहीं होती, है ना। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? सबसे पहले तो क्लियर कर दो। ऑडियो वीडियो आपको अच्छे से सुनाई दिखाई दे रहा है? तो यूं ही कोई महान नहीं बन जाता, बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, ऐसा आपने ज़रूर सुना होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग जिन भारत की इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग यूं ही उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ सहा है। और अगर हम इंदिरा गांधी जी की बात करें तो ऐसे एक नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा 1 दर्जन मौके ऐसे आए जब इंदिरा जी जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में कम से कम 10 बार 12 बार वो उनका मृत्यु से सामना हुआ। अगर माई ट्रूथ का एक एग्जाम्पल लें तो जिस समय भारत में राइट्स चल रहे थे, दंगे हो रहे थे, उस समय की एक घटना है कि इंदिरा जी गाड़ी से अपनी जा रही होती हैं और पीछे मुड़ के देखती हैं तो लगभग 200 दंगाई एक व्यक्ति का पीछा कर रहे होते हैं। और इंदिरा जी जब देखती हैं तो इंदिरा जी गाड़ी से उतर जाती हैं। गाड़ी से उतरने के बाद उस एक व्यक्ति जो तेज दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है, उन 200 से बचने के लिए उसको पकड़ के खड़ी हो जाती हैं और उन 200 से कहती हैं रुक जाओ। तो वो जो 200 दंगाई हैं वो उस समय कुछ भी कर सकते थे। वो इंदिरा जी को नुकसान पहुंचा सकते थे, वो इंदिरा जी को मार सकते थे, लेकिन एक अजीब सी निडरता, अजीब सा एक आयरन कॉन्सेप्चुअल माइंड उनके था। तो उन्होंने 200 को रोक दिया और कहा कि तुम्हें इसको मार के मिलेगा क्या? मुझे एक रीजन दे दो कि तुम 200 लोग इस एक को मारोगे, तुम्हें मिलेगा क्या? काफी बहस होने के बाद इंदिरा जी ने उस एक व्यक्ति को बचाया। इसलिए वो कार से उतरकर सामने खड़ी नहीं हो गई थी कि वो कोई किसी हिंदी फिल्म की हीरोइन थी। वो कार से उतर के इसलिए खड़ी हो गई थी क्योंकि देश की आन बान शान की बात थी, और कोई बात नहीं थी। अगर उस समय इंदिरा जी की मृत्यु हो जाती तो, और ऐसा चाहे माई ट्रूथ हो, चाहे उनके बारे में उस समय के लोगों ने कहा हो, ऐसा बिल्कुल कहा गया है कि नेहरू जी ने, उनके पिता ने, उस समय के जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने 1940 से 47 के बीच में इंदिरा जी को कई बार मना किया कि इतना एग्रेसिव होके तुम काम ना किया करो, क्योंकि इस समय देश का जो माहौल है वो ऐसा नहीं है 1940 से 47 के बीच में कि आप कहीं भी चली जाएं। इसी तरह का एक माहौल दिल्ली में क्रिएट हो गया था, तो आप दिल्ली में पहुंच गई, ऐसी जगह जहां पर लोग एक दूसरे को मार रहे थे। तो वही मैंने कहा
कि यूं ही कोई महान नहीं बनता, बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। और इंदिरा जी ने तो अपने जीवन को एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार दांव पर लगाया। इसलिए नहीं कि वो किसी चलचित्र की हीरोइन थी, बल्कि वो इस देश की हीरोइन थी। आज हम ऐसे ही एक शख्सियत को पढ़ने और समझने वाले हैं और बहुत कुछ नए ढंग से इंदिरा जी को समझने का प्रयास करेंगे और उनकी उनकी जो गिविंग्स हैं भारत को, बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे। इनके समय में 1966 में अगर हम कहें तो ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग आज कहते नहीं थकते, हरित क्रांति, इन्हीं के समय शुरू हुई। 1971 का बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता युद्ध है वो इंदिरा जी की देन है। 1974 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना इंटरनेशनल प्रेशर था इंदिरा जी पर। इन सब के बावजूद कलाम साहब ने कहा था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, ये जो महिला मरी है ये भारत के लिए बहुत बड़े दुख की बात है। ये वही कलाम साहब हैं जिनका नाम लेते हम नहीं थकते। तो कहने का मतलब कि आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत के बारे में, और नो डाउट इनकी बहुत सारे विषयों में आलोचना भी हुई है, जिसमें से एक इमरजेंसी है। आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा इस बात पर भी करेंगे, क्या इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी को लागू किया तो उसके पीछे मेन रीजन क्या था, है ना। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब, जैसे मान लीजिए एज ए मेंटर, जब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ बीइंग एजुकेटर, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके आंखों पर कोई पर्दा है, ठीक है। सारे पर्दे हटा के आप इन पर्सनालिटीज को सुना करिए, क्योंकि मैं लगातार एक ही बात कह रहा हूं कि देखिए, अपन यूपीएससी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को डिप्लोमेट होना बहुत जरूरी है। यस और नो? डिप्लोमेटिक हमको होना बेहद आवश्यक है ना। भावनाओं में बहना एक अलग बात है, लेकिन भावनाओं में बहकर और उस चीज को ज्यादा ही बह जाना सही नहीं है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग, अनअकैडमी आर्टिकुलेट, यूपीएससी आर्टिकुलेट में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग आज इंदिरा जी का बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी माई ट्रुथ पर चर्चा करेंगे और एक नई इंदिरा गांधी जी को सुनेंगे, जिस पर मेरा ये दावा है आप सभी बच्चों से कि आज के बाद से आप इंदिरा गांधी पर नए तरीके से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने उन सभी बच्चों को जो इस समय मुझे सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे, उन सबसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि चूंकि इस समय कोविड का माहौल चल रहा है, बहुत से लोग परेशान हैं, ठीक है। उस परेशानी से आपको उबरना तो पड़ेगा, ठीक है। उस परेशानी से आपको उबरना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने बोला ना, यूं ही कोई महान नहीं बनता, बहुत कुछ सहना पड़ता है, ठीक है। तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही, आपको कम से कम सहना पड़े और आपको मैक्सिमम लाभ मिले, इसके लिए अनअकैडमी बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर चलता है। इसमें से एक है यस यू कैन ऑफर। तो भाई, ऑफर किया जा सकता है अनअकैडमी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन 1 and 2 जून 2021, सेव ऑन कॉम्बो प्राइस एंड एक्सटेंशन टिल प्रीलिम्स। तो टिल प्रीलिम्स तक आपका जो कॉम्बो प्राइस और एक्सटेंशन है उसको आप सेव कर सकते हैं। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर एंड्स ऑन जून 2। ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है और ये एंड हो रहा है 2 जून, यानी कि कल। तो हो सके तो आज ही, नहीं तो कल आप जरूर से जरूर, मैं तो कहूँगा आज ही, क्योंकि कल कभी नहीं आता। तो ये बात याद रखिए कि अगर आज आप आगे बढ़ेंगे तो इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे कि किसी ने कहा, बल्कि इसलिए आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपको आपके भविष्य की चिंता है ना। तो भविष्य की चिंता करिए और उसके समाधान की ओर बढ़िए। अनअकैडमी आपके लिए एक नहीं बल्कि ढेरों ऑफर लेकर चल रहा है। कदम से कदम मिलाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। तो अनअकैडमी के नोट्स और लोन एंड नो कॉस्ट EMI, मतलब बहुत कुछ आपके लिए, है ना।
तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और आपके लिए बेटर क्या है। देखिए यूसीएससी के बारे में तो मैं लगातार आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर ही रहा हूं कि इसको ज़रा गंभीरता से लेना, ठीक है। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप, इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। 13 जून को आपका बेहतरीन टेस्ट होने वाला है 10 से 12, और यह बिल्कुल टेस्ट यूपीएससी की तरह होगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें जीएस के आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि अगर आप इसमें जीतते हैं तो आप क्या जीत सकते हैं। तो अगर आप टॉप 50 में रहते हैं, 1 से 50 के बीच आपकी रैंकिंग आती है, तो आप ये जो आपकी स्क्रीन पर बेहतरीन मेंटर्स दिख रहे हैं, इनसे आप कह सकते हैं कि हम लोग कहते हैं ना हर बात पे ब्रह्म वाक्य, तो वो ब्रह्म वाक्य आप इन मेंटर्स से सुन सकते हैं अपने आईएएस की तैयारी के लिए। तो बिल्कुल भी मिस ना करना, टॉप 50 में आने की पूरी कोशिश करना। मेरी और हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इन केस अगर मान लीजिए आप टॉप 50 में नहीं आते हैं, उसके बाद आते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए फिर भी दरवाजे खुले हैं कि वो अपने बच्चों को गिफ्ट तो देगा ही देगा। तो अनअकैडमी आपको 25% से 100% तक स्कॉलरशिप देगा, फिजिकल नोट्स आपको प्रोवाइड कराएगा, प्लस आपको मैकबुक, आईपैड, आईफोन और एयरपॉड्स जीतने का भी मौका है। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि टॉप 50 में नहीं आए तो कुछ नहीं। कोई भी प्राइज अगर आपको मिलता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, ये मैं नहीं, आप खुद सोचिए, ठीक है। मैं नहीं बता रहा, आप खुद सोचो, है ना। चलिए यहां पर मैं पहले कोड लिख देता हूं जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अगर आप बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनु आईएएस लाइव के थ्रू अगर आप जाएंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। यूपीएससी सीएसई मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर जो है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये एंड हो रहा है 2 जून को। तो बिल्कुल भी देर मत करिए और इस ऑफर को 1 ईयर के प्लान को जो प्रीलिम्स 2022 तक चलेगा और 2 साल के प्लान को जो प्रीलिम्स 2023 तक चलेगा, इसको जरूर से जरूर अवेल करिए अपने बेनिफिट के लिए। अनअकैडमी आपके लिए लाया है लोन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी, चेज योर यूपीएससी ड्रीम। भैया आपको आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए अनअकैडमी एक बेहतरीन ऑफर आपके लिए लाया है। इस ऑफर में आपको 0 प्रोसेसिंग फी है, कोई आपको प्रोसेसिंग फी नहीं देनी है, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अप्रूवल केवल 2 घंटे में आ जाएगा, आप आराम से क्लासेस अपनी देख सकते हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है और नाम मात्र का पेपर वर्क है और फ्लेक्सिबल टेन्योर है। और क्या चाहिए, है ना। बस केवल आपको एक कदम आगे बढ़ना है ना। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में तो सभी प्यारे बच्चे जानते ही हैं। इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कॉम्बैट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, आप किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। लाइव होता है एंड्रॉयड ऐप के थ्रू, विन फ्रॉम स्कॉलरशिप पूल ऑफ 4 CR, 4 करोड़ के पूल प्राइज हैं। एवरी संडे 11 AM को होता है, भूलना नहीं। इन सब चीजों को तो वॉल पे लिख लिया करो, ठीक है। यहाँ आप हर संडे को 11 बजे आकर आप प्राइजेस जीत सकते हैं। और अनु आईएएस लाइव कोई भी नया बच्चा अगर एनरोल करता है तो इस कोड का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। अगर आपकी रैंक 1 से 3, 4 से 10, 11 से 50 या 51 से 500 आती है तो आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रही है। आपको बेहतरीन स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जून से बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए स्टार्ट हो गए हैं। इसमें से पहला आपको यहाँ पर दिख रहा है फिनिक्स बैच, रिवीजन बैच फॉर यूपीएससी सीएसई, जो बाइलैंग्वेल इंग्लिश और हिंदी में है। 2 जून से आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल भी देर ना करो बच्चे, जुड़ जाओ एकदम से, ठीक है। पाथवे टू क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इसको डिजाइन किया गया है बिल्कुल एक प्रकार से कहते नहीं सलीके से। इसमें आपको प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत अच्छे से गाइडेंस किया जाएगा। इसी के साथ 1 ईयर का जो बैच कोर्स है यूपीएससी सीएसई का, ये भी 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपनी कि कितने बेहतरीन एजुकेटर्स आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप हैं कि आ नहीं रहे हैं, आ जाओ जल्दी से, ठीक है। 1 ईयर का जो बैच है ये आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, एनसीईआरटी प्रीलिम टेस्ट सीरीज। इसी के साथ साथ 2 साल का बैच भी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने हल्का फुल्का पढ़ रखा है, उनको ये बहुत 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 बेनिफिट देगा, इसमें कोई डाउट
नहीं है, ठीक है। और इसमें भी पूरी तरह से आपका प्री और मेंस का सिलेबस कवर किया जाएगा बाय टॉप एजुकेटर्स। और हाँ, लैंग्वेज इसमें हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज आपको मिलेगी, जो भी आप इन तीनों में से ऑप्ट करेंगे। हालांकि आप वीडियो सभी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी चूज़ कर लिया तो केवल हिंदी के ही वीडियो आप देखेंगे, इंग्लिश चूज़ कर लिया, नहीं, आपके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पूरा खुल जाएगा। आप उसमें सेलेक्ट करिए कि आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आ रही है कि हिंदी, है ना। ये मत समझना कि केवल एक ही लैंग्वेज खुलेगी, सब खुलेगा आपके लिए। एनसीईआरटी बैचेस फॉर यूपीएससी सीएसई, तो इस बात को याद रखिएगा, 2 जून से ये बैच भी आपका स्टार्ट हो रहा है। ये हेल्प करेगा आपको सॉलिड फाउंडेशन के लिए। ये एनसीईआरटी बैच ऐसे हैं कि आप कब शुरू हुए कब खत्म पता ही नहीं चलता बच्चों को, है ना, इतने प्यारे बैच हैं। और एनसीईआरटी पढ़ना तो आपको पता ही है, यूपीएससी के लिए हर कोई कहता है, ठीक है। तो इस बैच का भी आप ध्यान रखिए। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूपीएससी सीएसई जीएस का, तो आपको केवल 2500 रुपये महीने पे करना है और आप 36 महीने तक अनअकैडमी का हिस्सा बनकर रह सकते हैं। सोचिए, केवल 2500 रुपये प्रति माह, आप 24 महीने और 12 महीने को भी चुन सकते हैं। यही चीज़ अगर आप आइकॉनिक में जाते हैं तो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। तो उसमें आपको पर मंथ 4271 ओनली पे करना है पर मंथ, और 36 मंथ तक आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी से, ठीक है। बढ़िया ऑफर्स हैं। और ऑफर्स का ऑफर जीएस और ऑप्शनल के लिए आपको पे करना है ओनली 2806 पर मंथ। और आप ना केवल जीएस बल्कि अपने ऑप्शनल, जो बच्चे ऑप्शनल लेते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी या साइंस साइड के ऑप्शनल या कॉमर्स के या जो भी मैनेजमेंट के ऑप्शनल, जो भी ऑप्शनल आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं अनअकैडमी की तरफ से, आप उनमें से कोई एक ऑप्शनल चूज कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं अपने सभी प्यारे बच्चों को हमेशा के लिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए जबरदस्त रहिए, ठीक है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बातों को याद रखिएगा। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट, ठीक है। चलिए, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट को, जो इस बात को लेकर है कि हम लोग इंदिरा गांधी जी को किस तरह से सोचें, समझें और सुने। तो सबसे पहले तो मैं सभी प्यारे बच्चों से कहूँगा एक बार फिर से वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर कहूँगा एक बार, यूं ही कोई महान नहीं बनता, बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। 1 दर्जन के आसपास इंदिरा जी ने अपने जीवन को दांव पर लगाया, इसलिए क्योंकि देश के आन बान शान की बात थी, ठीक है। 1917 में आपको पता है। चलिए आइए सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। अब यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं, और मैं थोड़ा सा बस पेन का कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। यस, कम ऑन इंडिया, कम ऑन। और प्लीज़ 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 माय डियर इंडिया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जो बच्चे आ गए हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले लाइक ठोक दो। 5 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से लाइक कर दो, फिर अपन आराम से क्लास को पढ़ते हैं, समझते हैं। आपको पता है मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। आराम से इसलिए पढ़ाता हूँ कि एग्जाम में आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ाने से वही है ना कि आज भी वही नियम कानून लागू है कि खरगोश बनने से बेटा कुछ नहीं होगा, कछुआ बनना अगर यूपीएससी क्लियर करना है, ठीक है। सुना होगा आपने, है ना, अनअकैडमी की जो मूवी है उसमें कहा गया है ना कि खरगोश नहीं कछुआ बनो, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ों को सुनो, समझो और अंदर अपने उतारो, जिससे एग्जाम में तुम्हें लाभ मिले। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग इंदिरा जी के थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उनके बचपन की। तो अगर हम 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ, बर्थ हुआ इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा प्रियदर्शनी का, है ना। और आपको पता है गांधी तो इनका सरनेम बाद में हुआ। और कल महात्मा गांधी हम लोगों ने पढ़ा था, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जी के बीच कोई ब्लड रिलेशन है। देयर इज नो ब्लड रिलेशन इन बिटवीन महात्मा गांधी एंड इंदिरा गांधी, ठीक है। वो सरनेम सेम है भाई। शुक्ला कई लोग होते हैं, कई लोग दुबे होते हैं, कई लोग, है ना, खान होते हैं, तो कई लोग, है ना, तो उसलिए। तो
सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत ही चुलबुली और बहुत ही चंचल प्रकृति की थी हमारी हम सब की इंदिरा गांधी जी बचपन में, और बहुत शैतानियाँ किया करती थी। लेकिन 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 जैसे जैसे थोड़ा सा उन्होंने थोड़ी सी बड़ी हुई, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बीच बीच में करते रहिएगा, भले ही थम्स अप करते रहिए, बीच बीच में करते रहिएगा, उससे मुझे पावर मिलती रहेगी, है ना, कहते नहीं रिचार्ज, ठीक है। तो मुझे रिचार्ज करने के लिए बीच बीच में ओके, थैंक यू, यस, कुछ ना कुछ भेजते रहिएगा। तो हुआ क्या कि जब ये थोड़ी सी, जब इन्होंने होश संभाला, जब इनको समझ में आने लगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो इन्होंने देखा कि इलाहाबाद में जो आप जानते ही हैं आनंद भवन, और बहुत अच्छी इनकी पिता की प्रॉपर्टी थी, दादा के पास प्रॉपर्टी थी, और अकेली पुत्री थी, एक भाई था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी छोटे में ही, तो अकेली रह गई। तो जब ये थोड़ा सा बड़ी हुई तो इन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट कि जब ये छोटे से बड़ी हो रही थी तो स्वतंत्रता, सुनना, लोग इंदिरा गांधी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं, लेकिन पहले सुनो ध्यान से, ठीक है। स्वतंत्रता की लड़ाई, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, यस और नो, 1917, आप बात समझो, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, और इंदिरा जी 1917 से 1947, 17 से 47, इसका मतलब क्या हुआ कि 10, 20, 30 साल तक इंदिरा जी को तो ये पता था ना कि हम परतंत्र हैं। तो भारत की परतंत्रता में कोई व्यक्ति अगर रहा है तो उसने जमीनी हकीकत को बहुत करीब से देखा है। तो जब इंदिरा जी बड़ी हो रही थी तो उनके सामने बहुत सारे इवेंट हो रहे थे। इवेंट का मतलब कि जैसे मान लीजिए उनके पिता हैं जवाहरलाल नेहरू, पता लगा उनको घसीट के जेल ले जाया जा रहा है, या मान लीजिए मीटिंग्स चल रही हैं उनकी आपस में, है ना, या मान लीजिए कि उन्होंने लाठीचार्ज होते हुए देखा, है ना, लाठीचार्ज होते हुए देखा। तो इसका मतलब कि वो अंग्रेजों की जो अंग्रेज भारतीयों के साथ जो कर रहे थे, उस दुर्भावना को उन्होंने बहुत करीब से रीड किया, बहुत करीब से। और यही चीजें हैं जो उनके बचपन से, जब वो बड़ी हो रही थी तो उनके मन मस्तिष्क में वो चीजें घर कर गईं। उन्होंने अत्याचार के खिलाफ, सुनना ध्यान से, अत्याचार के खिलाफ लड़ना और आयरन लेडी में कन्वर्ट होना आगे चल के, उसके पीछे उनके शुरुआत के जो 15 साल हैं, 12-15 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि पिता बार बार जेल चले जा रहे थे, माता जी की तबीयत नहीं ठीक रहती थी, एकाकीपन में भी काफी कुछ ये रहीं, और प्लस जब इन्होंने बाहर देखा तो इन्होंने अंग्रेजों का अत्याचार देखा। उस अत्याचार से इनके अंदर एक भावना पैदा हुई कि मैं अत्याचार तो नहीं सहूंगी, चाहे जो हो जाए। वो चीज यहां पर बैठ गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट प्लस क्विट इंडिया मूवमेंट, इस प्रकार के जो मूवमेंट थे, उन मूवमेंट्स पे आपको पता होगा कि आप ऐसे समझ सकते हो कि इन मूवमेंट्स का बहुत गहरा प्रभाव इंदिरा जी पर पड़ा। इसका गहरा प्रभाव इंदिरा जी पर पड़ा, और इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने अपने से बचपन में ही अपने से एक, आपने सुन रखा होगा, इन्होंने वानर सेना बनाई। वानर सेना बनाई। अब बताइए उस लड़की का कितना दिमाग काम कर रहा है और कितना फास्ट काम कर रहा है। उन्होंने वानर सेना बनाई। अच्छा, ये वानर सेना करती क्या थी? ये वानर सेना मान लीजिए पट्टियां बना रही है, जो लोग घायल हो जाते हैं उनके लिए पट्टियां बना रही है, या इस तरह के कुछ सोशल वर्क कर रही है। तो इस वानर सेना को आप रिलेट कर सकते हैं, कहने का मतलब नेपोलियन का आपने नाम सुना होगा। नेपोलियन नाम सुना है? एक बढ़िया चीज तुम लोग को बताते हैं। नेपोलियन क्यों महान था? नेपोलियन इसलिए महान था क्योंकि उसने युद्ध में एक नीति अपनाई थी जिसको हम कहते हैं समग्र युद्ध, टोटल वॉर।
टोटल वॉर का मतलब यह होता है कि अपने देश का सर्वस्व न्यौछावर कर देना युद्ध में। अगर किसी के साथ युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध में केवल मेरे देश के सैनिक ही नहीं लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? सब सैनिकों के साथ साथ जो बूढ़े होंगे वो हेल्प का काम करेंगे घायलों के लिए, जो महिलाएं होंगी वो पट्टियां बनाएंगी, जो बच्चे होंगे वो सामान थोड़ा सा इधर उधर करेंगे। मतलब सेना, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सबको इन्वॉल्व कर देना युद्ध में। ये नेपोलियन का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, ये सब लोग कह सकते हैं हम लोग पढ़े लिखे थे, है ना? तो वो बातें इन लोग के सब पढ़े लिखे थे, तो इनको पता थी कि हम भी तो लड़ रहे हैं, हम भी तो स्वतंत्रता संघर्ष लड़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इस चीज से सीखते हैं। तो उन्होंने वानर सेना बना ली। और बिल्कुल नेपोलियन के बैटल के समय या हिटलर के समय भी आपने देखा होगा, टोटल वॉर का कॉन्सेप्ट था, पूरे देश झोंक देते थे युद्ध में। तो उसी तरह से इंदिरा जी इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस होती थी कि अगर हम स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे हैं तो हमें सर्वस्व झोंक देना चाहिए। स्वतंत्रता मिलेगी कैसे नहीं? अब देखो छोटी सी बच्ची है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना? ऐसी थी इंदिरा जी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके साथ साथ अपने पिता के साथ इंदिरा जी ने देश भ्रमण किया। देश भ्रमण किया, कहते हैं ना कि सबसे अच्छा अगर आपको कोई दोस्त चाहिए जो आपको ढेर सारा अनुभव दे तो वो होता है ट्रैवलिंग, है ना? तो ट्रैवल करने से बेहतरीन अनुभव आपको मिलता है। तो इंदिरा जी ने उस समय देश को देखा, बहुत करीब से देखा, और कुछ जगहों पर तो ये गई तो इनको बड़ा अजीब लगा कि जिस जगह मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूं, इतनी बदबू आ रही है, इतना गंदा माहौल है, और वहां सैकड़ों लोग रह रहे हैं। तो अब सोचो जरा कि जिस व्यक्ति ने ये सब देखा हो वो कैसे कोई गलत कदम उठा सकता है। तो खैर, तो ये इंदिरा गांधी के मन मस्तिष्क पर जो प्रारंभिक प्रभाव पिता दादा का, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का, गांधी जी का, बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं का जो प्रभाव था वो पड़ा, है ना? तो कैसे कोई बिगड़ सकता है बताइए, है ना? अच्छे लोगों के बीच अच्छे विचार आएंगे कि बुरे विचार आएंगे? आप खुद अपने आप से पूछिए, है ना? तो अच्छे लोगों के बीच अच्छे विचार आएंगे, है ना? ये बात अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, है ना? और लाइक करते चलो प्यारे बच्चों, है ना? आपका टारगेट है 50 लाइक करना है ना? 50 लाइक का टारगेट है। चलो खैर, अच्छा, यहां पर देखो, मैंने आपको नेहरू पढ़ाया था आज के लगभग हो गया होगा 12-15 दिन। तो नेहरू जी में मैंने आपको बताया था, नेहरू जी ने के लेटर्स थे ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या था? ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड या वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड था, मैंने आपको बताया था कि नेहरू जी को जब जेल हुई थी तो उन्होंने अपनी पुत्री के नाम ढेर सारे पत्र लिखे थे। यस और नो? अरे भैया थम्स अप तो करते चलो, यस ओके कुछ तो लिखते चलो, है कि बिल्कुल सुन ही रहे हो बस, है? अच्छा, आरोग्य ऑनलाइन, भैया नमस्कार, प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट, है ना? तो उन्होंने पुत्री को पत्र लिखे थे, और मैंने आपको क्या बताया था, याद है? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि ये लेटर पोस्ट नहीं हुए, ये लेटर नेहरू जी ने पोस्ट नहीं किए थे, है ना? इनको बाद में कंपाइल करके और फिर ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री बनाया गया। ठीक है, तो ये लेटर्स थे। ठीक, ये बात ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस बात पर बेटा चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि इंदिरा गांधी जी जो हैं, थोड़ा सा इनके युवा जीवन को हम लोग देख लेते हैं। युवा जीवन पे एक प्यारी सी नज़र डाल लेते हैं। युवा जीवन का इनका प्रारंभ हम लोग यहाँ से करेंगे जब इनकी माता जी जो कमला नेहरू जी हैं उनका निधन हुआ। ठीक है, ये अपने माँ के बेहद करीब थी, और 23 फरवरी 1936 को जो कमला नेहरू जी हैं उनकी जब डेथ हुई तो इंदिरा जी लगभग टूट गईं,
अरे अब वो तो बट ऑब्वियस है कि माता पिता में से किसी का भी देहावसान होता है, ब्रह्मलीन होते हैं तो फिर बहुत ही कष्ट होता है। और जबकि इनका पिता तो अधिकतर जेल में या स्वतंत्रता आंदोलन में, है ना, तो वो तो कनेक्शन कम था, माँ से ज़्यादा कनेक्शन था, तो ये एकदम टूट गई। तो इन्होंने कहा कि अब चलिए चलो थोड़ा निकल लेते हैं। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये विदेश गई। इन्होंने पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुना। और आपको बता दें, इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही मिस्टर फिरोज गांधी जो हैं, मिस्टर फिरोज गांधी पढ़ा करते थे। और मूवमेंट के चक्कर में फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी जी एक दूसरे के पास आए। ये मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ कि एक लाठीचार्ज उस समय हो गया था। और ये एक सच्ची घटना है कि फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी जी को देश का झंडा दिया और भाग गए। और इंदिरा गांधी उस झंडे को पकड़े रही, उनके ऊपर दसियों लाठियां उनके ऊपर पड़ी, लेकिन उन्होंने झंडे को झुकने नहीं दिया, है ना। दैट इज कॉल्ड द लेडी विद आयरन, है ना, आयरन लेडी थी। तो उन्होंने झंडे को गिरने नहीं दिया। तो फिरोज और इंदिरा गांधी जी के बीच कह सकते हैं केमिस्ट्री बहुत अच्छी जम गई थी। और ये पारसी थे, और इंदिरा गांधी जी तो आप लोग जानते ही हैं, कश्मीरी पंडित। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं गैर जातीय विवाह था। तो खैर वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी जी के बीच इनका जो विवाह है वो होता है 1942 में। ये भारत 1941 में लौटकर आ जाती हैं। विवाह 1942 में हो जाता है। और विवाह होने के बाद जो आपको पता होगा कि राजीव गांधी एंड संजय गांधी, दो इनके पुत्र, एक राजीव गांधी 1944 और 1946 में संजय गांधी जी का जन्म हुआ, है ना। तो थोड़ा सा ये आप जाने रहोगे तो थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, आप इंदिरा जी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। और राजीव और संजय, आपको बता दें कि राजीव और संजय जी की इतनी कहानियाँ फेमस हैं बचपन की कि इंदिरा गांधी जी ने बचपन में एकाकीपन जिया था। आपको बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि इंदिरा गांधी जी ने एकाकीपन बचपन में जिया था, और वही एकाकीपन इनके बच्चों को भी मिलने लग गया था। संजय जी भी बिजी, माँ भी बिजी, है ना। और 1947 के बाद से बट ऑब्वियस है कि राजनीतिक फैमिली रही है तो इंटरफेरेंस तो रहेगा ही, तो इधर उधर जाना। तो इनकी एक आंटी आई, राजीव और संजय की एक आंटी आई। तो आंटी ने कहा कि राजीव से, सॉरी संजय गांधी से, कि बेटा तुमको मम्मी तो तुम्हें समय दे नहीं पाती होंगी ज़्यादा, तो एक काम करो कि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। तो संजय गांधी ने कहा कि मम्मी साथ नहीं होती हैं, उसका कारण देश है ना। मैं इस बात को समझता हूँ, मतलब देश की वजह से वो मेरे साथ नहीं है। तो मुझसे बड़ा तो देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझसे बड़ा तो देश है ना। और बचपन में राजीव संजय दोनों अपोजिट थे। राजीव गांधी बहुत ज़्यादा शैतान टाइप थे और संजय गांधी बहुत शांत थे। और जब बड़े हुए तो राजीव गांधी एकदम धीर गंभीर हो गए। इनके अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक, अपने आप एक डिप्लोमेटिक कैरेक्टर उभर के सामने आ गया। और संजय गांधी तो खैर चर्चा हम लोग करेंगे। तो इनके जन्म और विवाह की हम लोग ने बात करी। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब हमें आज़ादी मिल जाती है, आज़ादी मिलने के बाद आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम सुना होगा। 1959 में इंदिरा जी जो हैं, इंदिरा जी को अध्यक्ष बनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था। और ये इसलिए था क्योंकि नो डाउट इनके पिता जो हैं वो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो इंदिरा जी को अध्यक्ष बनाने में कोई बुराई नहीं दिखी किसी को, और वो चला आ रहा था, है ना। आजकल इसे दूसरा नाम दिया जाता है। खैर, तो इंदिरा गांधी जी जब अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उन्होंने 1962 में इंडिया और चाइना का जो वॉर है उसे फेस किया। और इसमें भारत की हार हुई थी और काफ़ी कुछ क्षेत्र भारत का
हाथ से छिन गया था, है ना। और उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत गंभीरता से इंदिरा गांधी जी ने इंडिया चाइना वॉर को रीड किया, बहुत अच्छे से रीड किया था कि गलती दोबारा नहीं करनी है ना, गलती दोबारा नहीं करनी है, ये इंदिरा गांधी जी के मन में आ गया था। तो उसके पैरेलल जब आगे बढ़ेंगे हम, तो इंदिरा गांधी जी के जीवन में देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप भी धीरे धीरे आगे बढ़ना। उसके बाद हुआ क्या कि 27 मई 1964 को एक बड़ी घटना घट गई, और उस बड़ी घटना में हम लोग जानते हैं कि पंडित JL नेहरू हम सबके बीच नहीं रहे। तो पंडित नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात इंदिरा गांधी को बड़ा झटका लगा। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने अंतिम समय में पहुँचे, यानी कि 1960, 61, 62, 63, 64, तो ये जो अंतिम 5 वर्ष थे, उसमें एक तो बहुत बड़ी घटना घट गई थी कि हम चाइना से हार गए थे, तो आलोचना बड़ी गजब हो रही थी, है ना, बेहतरीन आलोचना पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो रही थी। कांग्रेस में भी बड़ा उठापटक चल रही थी, 2 ग्रुप में कांग्रेस बंटने को लगभग तैयार थी, और नेहरू जी किसी तरह से उस डिवीज़न को मैनेज किए हुए थे। तो नेहरू जी ने उस डिवीज़न को मैनेज किया हुआ था, लेकिन जैसे ही नेहरू जी की मृत्यु होती है, वैसे ही वो डिवीज़न जो है वो खुलकर सामने आ जाता है। और इनकी मृत्यु के बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, क्योंकि ये सब बड़े प्योर व्यक्तित्व थे, लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वो कहते हैं मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। तो 1966 में एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, है ना। तो शास्त्री जी जब PM बन जाते हैं, तो शास्त्री जी के PM बनने के समय जो इंदिरा जी हैं, बहुत ध्यान से सुनना कि इंदिरा जी जो हैं बच्चे, इंदिरा जी को भी पद मिलता है, और वो इन्फॉर्मेशन, इंदिरा जी के पास ऑप्शन था PM बनने का, लेकिन वो PM बनी नहीं थी। इंफॉर्मेशन एंड, कहते नहीं है कुछ चीज़ें बताई ही नहीं जाती, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उस पर काम कर रही थी इंदिरा गांधी जी, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको अपने अंडर में रखा और कहा कि तुम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री के रूप में कार्य करोगी। तो इंदिरा जी बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के पद को लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन शास्त्री जी के कहने पर, और शास्त्री जी को बहुत मानती थी, और काम करने के लिए अपना तैयार हो गई। लेकिन 1966 में एक बार फिर से बुरी घटना घटी, और एक भारत के एक बहुत बड़े और महान व्यक्ति फिर चले गए। तो कहने का मतलब कि 2-3 सालों में 2 बड़े व्यक्तित्व एकदम से चले गए। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और एकदम से लाल बहादुर शास्त्री जी। और ये तो बहुत ज़्यादा, ताशकंद का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। ताशकंद में इनकी जब मृत्यु हुई, तो इस पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। कॉन्सेप्ट ये है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई, तो उसमें बहुत सारे लूप होल सामने आए, है ना। और मैं आपको बता दूं कि शास्त्री जी की मृत्यु में इंडिया या इंडिया का कोई व्यक्ति शामिल नहीं है। जहां तक मैंने खूब पढ़ा है डीपली शास्त्री जी एंड उस समय के टाइम पीरियड को, अभी बताने पे आ जाएं तो फिर पता लगा सुबह हो जाए। लेकिन फिलहाल मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे कि जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई, तो वहां पर एक शास्त्री जी हमेशा रोज रात में दूध पीकर सूते थे, उनकी एक बोतल थी, तो वो बोतल उस मृत्यु के समय मतलब गिरी हुई मिली, मतलब लेटी हुई। और जब शास्त्री जी की डेथ को कंफर्म किया गया, तो कंफर्म करने वाले जो डॉक्टर्स थे, ध्यान से सुनना, कंफर्म करने वाले जो डॉक्टर्स थे, पहले 8 डॉक्टर्स ने उनको देखा, तो जिसमें से 2 ने साइन करने से मना कर दिया। उसके पीछे क्या रीजन है, बॉटल क्यों इस तरह से पड़ी? तो इस तरह के दसियों पॉइंट हैं कि ये डाउट होता है। और उस समय मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर उंगली उठा रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं,
स्पष्ट कह रहा हूं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इंडिया और अमेरिका के संबंध उस समय बिल्कुल अच्छे नहीं थे। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे निक्सन, है ना, रिचर्ड निक्सन, उन्होंने तो इंदिरा गांधी को विच तक कह डाला था। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन चुड़ैल तक शब्द का प्रयोग किया गया, इंदिरा जी की बुराई की गई। इसलिए नहीं कि वो खराब लीडर थी, इसलिए कि अमेरिका का पिट्ठू भारत नहीं बनना, किसी देश का पिट्ठू भारत नहीं बना। भारत को किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं थी। हमारे जो स्टार्टिंग के लीडर्स थे, उन्होंने भारत की आन बान शान के लिए काम किया। मेरे प्यारे बच्चों, बात समझो। तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, इट वॉज अगेंस्ट इंडिया एंड इंडियंस पॉलिटिकल लीडर। तो बहुत आराम से टेबल टर्न कर दी गई कि शास्त्री जी की मृत्यु इट इज अ कॉन्स्पिरेसी। हेल्ड एंड मैनेज्ड इन इंडिया। दिस इज द बिगेस्ट फेक न्यूज एवर आई हैव रेड। समझो बात को। तो ताशकंद में शास्त्री जी की जो मृत्यु है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से हुई थी, वो इंडियन पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हुई थी, जहां तक मैंने पढ़ा है, समझा है चीजों को, है ना। लोग कहते हैं फाइलें इधर उधर फलाना ढिमाका। अरे जब इंटरनेशनल कुछ काम हुआ है तो हमारे पास एविडेंस ही नहीं है, तो जो फाइल है वो इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट फाइल्स को कैसे ओपन कर दें जब हमारे पास फाइल ही इनकम्प्लीट आई है? इसलिए वो फाइल इधर उधर हुई। खैर, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु पर अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अच्छे से किया, तो मैं कुछ ऐसी पर्सनालिटीज को भी लाऊंगा जो कंट्राडिक्टरी रही हैं थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री। तो इसके लिए आपको लाइक तो करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से आपके पास 5 सेकंड का समय है, लाइक कर दो प्यार से, ठीक है। लाइक करो, जल्दी लाइक करो। फिर तुमको एक बढ़िया बात बताएं, फिर एक बढ़िया बात बताएं। चलो, 66 तक का आ गया। अब 66 में इंदिरा गांधी जी आईजी में बोलूंगा जिससे आपको शॉर्टकट में समझ में आ गया। इंदिरा गांधी जी हुआ क्या कि 1966 में आईजी पीएम बन गई। जब आईजी पीएम बनी तो हुआ क्या कि मैंने बोला ना, नेहरू जी के बाद कांग्रेस में 2 ग्रुप, है ना। अच्छा, उस समय आप एक नाम सुनते होंगे, मतलब कांग्रेस में 2 ग्रुप थे, जिसमें से साउथ इंडिया का जो ग्रुप था वो ज़्यादा हावी था इंडियन पॉलिटिक्स पे। मतलब साउथ इंडिया का ग्रुप डिसाइड करता था कि भारत का पीएम कौन बनेगा। खैर, 1966 में कमान इंदिरा जी के पास आती है और 1967 में एक बार फिर से चुनाव होते हैं और उसमें आईजी को फिर से प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। लेकिन एक बड़ी घटना घटती है 1969 में। इसको मैं 1969 इशू कह सकता हूँ। इशू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस में विवाद हो गया। क्या विवाद हो गया कि कांग्रेस में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। सोचिए, इस बात को लेकर विवाद हो गया कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। जैसे राष्ट्रपति कोई बहुत ही भारत में पावरफुल पर्सनैलिटी हो। तो हुआ क्या कि कांग्रेस का एक ग्रुप कह रहा था कि नीलम एस रेड्डी, इनको साहब राष्ट्रपति बनाओ, नीलम संजीवा रेड्डी साहब को राष्ट्रपति बनाओ। दूसरा ग्रुप जो है वो ये कह रहा था कि वी गिरी को राष्ट्रपति बनाओ। अब सुनना ध्यान से, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस छोड़ नहीं सकते क्योंकि भारत की जो जनता है वो तो कितनी उस समय शिक्षित थी, ये सबको पता है। तो भारत की जनता को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक दशकों में जो नेता थे, जो पीछे से चले आ रहे थे, उन नेताओं को बिल्कुल
इन्हें आईएनसी का टैग तो चाहिए ही चाहिए था कि आईएनसी नहीं छोड़ेंगे, हम आईएनसी के अंदर कोई दूसरी संस्था बना लेंगे। क्यों? क्योंकि जब भारत की जनता वोट डालने जाएगी तो वो ये देखेगी आईएनसी कहां लिखा, मतलब कांग्रेस कहां लिखा। बात समझो, है ना? कितनी बढ़िया और रोचक बातें हैं भैया। लाइक कर देना, 50 लाइक का टारगेट दिया है केवल, है ना? और ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो वीवी गिरी का समर्थन कर रही थी ये थी आईएनसी आर, और ये थी नीलम संजीवा रेड्डी का, ये बन गया आईएनसी ओ। समझे मिस्टर गो? तो वीवी गिरी एंड ये जो आईएनसी आर थी ये माइनॉरिटी कांग्रेस थी, माइनॉरिटी में थी, मतलब ये अल्पसंख्यक थी। और इसी माइनॉरिटी यानी कि वीवी गिरी का सपोर्ट कर रही थी आईजी इंदिरा गांधी। बात समझना। तो हुआ क्या, समस्या इस बात को लेकर हो गई प्यारे बच्चों कि इंदिरा गांधी जी को ने जब वीवी गिरी के लिए राष्ट्रपति वाली बात कही तो जो सिंडिकेट था, साउथ इंडिया वाला जो ग्रुप है उसे बोलते थे सिंडिकेट, तो वो जो सिंडिकेट वाला ग्रुप था उसने अपोज करना शुरू कर दिया और एक माहौल देश में बनना शुरू हो गया कि कांग्रेस की होने के बावजूद भी इंदिरा कांग्रेस के नियम कानूनों का पालन नहीं कर रही हैं और अपनी चला रही हैं। अच्छा, अब यहां पर समझने की जरूरत है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दिस लाइन विल चेंज श्योरली थॉट अगेंस्ट इंदिरा गांधी ऑफ यू। हो क्या रहा था कि प्रारंभिक दशकों में आफ्टर फ्रीडम, है ना, 1960, 70, 80, हो क्या रहा था कि एकदम से लोगों को पद लोलुपता में पड़ गए। पद लोलुपता का मतलब कुर्सी के लिए लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दिया। दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंदिरा हेट्स दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। इंदिरा, मतलब मैं बता नहीं सकता कि हाउ मच हर हार्ट वॉज प्योर फॉर इंडिया। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली यही आयरन लेडी थी। देश भ्रमण करके भारत की दशा और दिशा सुधारने वाली यही आयरन लेडी थी। इसी लेडी ने इंडिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे ले गई। अरे किसी में दम थी। इफ इंदिरा गांधी wasn't prime minister in 1974, I assure you न्यूक्लियर टेस्ट टाइप जो इशू है डिडंट हैपन, नहीं होता। चाहे के कामराज उस समय प्रधानमंत्री बन जाते या किसी और को प्रधानमंत्री, अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ना होती तो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होता। क्योंकि उस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है 1960 से 70 के बीच में अमेरिका और रशिया के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा था, उस कोल्ड वॉर में इंडिया जैसे बड़े देश को अमेरिका चाहता था कि मेरा पिछलग्गू बन जाए और रशिया चाहता था मेरा पिछलग्गू बन जाए, लेकिन इंडिया किसी का पिछलग्गू बना ही नहीं। उसने कहा हटाओ। नेहरू जी यही सबसे अच्छा काम करके गए, गुड निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि हम निरपेक्ष हैं, हम किसी गुट में नहीं है, ना हम अमेरिकी गुट में हैं ना हम रशियन गुट में हैं। हम भले ही डेमोक्रेटिक हैं लेकिन हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, हम ग्रुपबाजी नहीं करेंगे। उन्हीं मूल्यों को इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया। तो जब इंदिरा जी ने यह देखा कि यहां तो कुर्सी के लिए संघर्ष चल रहा है भाई साहब, लोग एक दूसरे को टांग खींच रहे हैं, क्रैब मेंटेलिटी, तो इस क्रैब मेंटेलिटी से इंदिरा गांधी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये क्रैब मेंटेलिटी को मैं सहन नहीं करूंगी। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में वीडियो में, क्यों आयरन लेडी बनी। 1969 इशू मेड हर आयरन लेडी, 1974 इशू मेड हर आयरन लेडी, 1971 बांग्लादेश फ्रीडम इशू मेड हर आयरन लेडी। हाउ मेनी इशू यू वांट टू प्रूव आईजी टू आयरन लेडी, और क्या बोलें। तो बात को समझो प्यारे बच्चों, अपन कुछ बहुत अच्छा डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तो ध्यान से चीजों को सुनो और समझो।
आगे बढ़ो, लाइक कर देना वीडियो को। अब सुनना ध्यान से, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हुआ क्या कि साउथ इंडिया में जो सिंडिकेट था उसने इंदिरा गांधी जी पर क्या किया, इंदिरा गांधी जी पर अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन बिहेवियर का आरोप लगा के उनको हटा दिया। तो INCO INCR, ध्यान रखना ये INCR ही है जिसको, जो माइनॉरिटी में थी, अल्पसंख्यकों में थी, ठीक है, मतलब उसकी संख्या कम थी, इसी को मैनेज करके इंदिरा गांधी जी ने अन्य पार्टियों के साथ सहयोग करके PM बनी आगे चल के। आई बात समझ में? 77 या उसके बाद की जो राजनीति है, तो एक तो ये बात याद रखना। उसके बाद एक बिग इवेंट होता है 1969 के बाद, 1971। अब सुनना ध्यान से, अब सारे पॉइंट मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुप मार के सुनना, कुछ नहीं करना इस समय, केवल सुनो। 1971 में हुआ क्या कि आपको पता है कि पाकिस्तान था, पाकिस्तान, ठीक है। वन इज वेस्ट पाकिस्तान, दैट इज present day Pakistan, and one is East Pakistan, that is present day this is Bangladesh। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इंदिरा गांधी जी को न्यूज पढ़ना बहुत प्रिय था। इसके दो एग्जाम्पल देंगे, एक इस समय और एक अभी जब वो जब 1984 का ब्लू स्टार होगा, है ना। अभी बताएंगे, सब अभी बताएंगे, बस ध्यान से सुनो और अच्छे से सुनो, मन लगा के, ठीक है। तो हुआ क्या, एक वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था। तो प्रेजेंट डे में जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था। इतनी खराब न्यूज इंदिरा गांधी जी के पास पहुंच रही थी, क्यों? क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान वॉज सुन्नी मुस्लिम्स, ईस्ट पाकिस्तान वॉज सिया मुस्लिम्स। तो द फाइट बिटवीन सिया एंड सुन्नी स्टार्ट्स नियर अबाउट 1970। ईस्ट पाकिस्तान की जनता ने मुजीबुर रहमान को PM चुना, लेकिन पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान है, उनके एक जनरल थे जिनका नाम था जनरल टिक्का। उन्होंने, मुजीबुर रहमान का नाम तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जनरल टिक्का ने क्या किया कि वहां तो कू बहुत जल्दी होता है, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन, कू। तो उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया ईस्ट पाकिस्तान पर। और अत्याचार की मैं आपको वो बताऊं, सीन क्या है, थोड़ा सा इमेजिन करके देखना कि सामने मॉब है जिसे पकड़ा गया है, ईस्ट पाकिस्तान के लोग जिनको पकड़ा गया है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, लोगों को, आदमियों को तो पहले गोली मार दी जाती थी। अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अब क्या कहूं, ये सब हुआ। आपको लगता है ना कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर अटैक करने का निर्णय क्यों लिया? उसके पीछे रीजन ये था कि उनको न्यूज ये मिल रही थी कि पाकिस्तान की जो सेना है वो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है जनरल टिक्का के नेतृत्व में। मतलब एक महिला को बुलाया गया, हाथ में उसके बच्चा था, बच्चे को गोली मार दी, मां बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ी, मां को गोली मार दी। फिर दूसरी औरत को बुलाया, उसमें पहले बच्चे को गोली मारी, फिर मां को गोली। मतलब एक अजीब सा वातावरण, मतलब मिल क्या रहा है ये तो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, अब जो पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, आफ्टर ऑल ये है तो मंगोलों का खून, ये तो मंगोल ब्लड है ना। तो मंगोल ब्लड होने की वजह से, देखो मैं रिलेट कहां कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो मंगोल ब्लड है, इनकी हरकतें यूनिक तो रहेंगी भाई साहब, है ना। मैंने क्या, मंगोल पढ़ाते समय मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मंगोलों के 3 नियम थे, मार डारब, काट डारब, फाट डारब, पढ़ाया है ना। तो भाई साहब, मारने पीटने काटने में कोई नियम कानून नहीं,
मतलब जहां पर संवेदनाएं, जहां पर प्यार, जहां पर इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो डिक्शनरी में हो ही ना, आउट ऑफ द डिक्शनरी, है ना। बात समझे नहीं समझे? और दूसरी चीज कि जो ईस्ट पाकिस्तान, जो प्रेजेंट बांग्लादेश है, अब सोचो जब लोगों को गोली मारी जा रही है, मतलब मास रेप हो रहा है महिलाओं के साथ, मास भीड़, मतलब इसकी पिक्चर्स अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको रोना आ जाएगा। सब उपलब्ध हैं। तो हुआ क्या कि अब कहां जाएं, कहां जाएं? जब म्यांमार में रोहिंग्यास को अभी मारा गया, करेंट से मैं इसे रिलेट कर देता हूं, रोहिंग्यास को जब मारा गया तो रोहिंग्यास भागे, तो कुछ भारत की तरफ, कुछ नेपाल, कुछ पाकिस्तान, है ना, इधर उधर फैल गए। भाई जब पिटेंगे तो भागेंगे। तो जब बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मारा जाने लगा तो दे मूव टू इंडिया। क्यों क्यों सोचो, अरे कटे तो वो इंडियाई से थे। तो बांग्लादेशी जो हैं, सॉरी ईस्ट पाकिस्तानी, वो दिल्ली में आके इकट्ठा होने शुरू हो गए और देखते देखते 6-8 महीने में उनकी संख्या 1 करोड़ हो गई। 1 CR। अब 1 करोड़ लोग इंदिरा गांधी जी के आंखों के सामने टेंट में रह रहे हैं। बहुतों के पास तो टेंट भी नहीं है। और सोचो, इंदिरा गांधी जी को मैंने बोला ना कि एक चीज जो उनके दिमाग में हमेशा चलती थी कि गलत को सहन नहीं करूंगी। यही है उनको आयरन लेडी का जो टाइटल दिया गया है, गलत को सहन नहीं करूंगी। उन्होंने मीटिंग बुलाई, सेना प्रमुखों को बुलाया, कहा कि ये चल क्या रहा है, मुझे जो न्यूज मिल रही है क्या ये सही है? तो जनरल्स ने बोला हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही है, ऐसा हो रहा है। कहा अटैक करो। हाथ पैर फूल गए सेना के। कहे अरे अभी तो 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, अब आप 71 की वॉर के लिए बात कर रही हैं। इंदिरा गांधी जी ने बोल दिया दैट आयरन लेडी, यू नो व्हाट शी सेड? शी सेड अटैक राइट नाउ। ये कहा। मैं इतना अत्याचार होते नहीं देख सकती। जनरल्स खड़े हुए, यस मैम। कोई और होता तो पता नहीं क्या होता। मैंने बोला ना, इंडिया 1947 तक, आफ्टर 1947 इंडिया एंड इट्स कल्चर एंड इट्स बिहेवियर goes like this, not this, like this. करो अटैक, गो। आज हमारे पास संसाधन है, चिंता नहीं करो। सेना से कहा इंदिरा जी ने, तुम अटैक का प्रोग्राम बनाओ और करो अटैक। मैं विश्वास दिलाती हूं तुम्हें कुछ कमी नहीं होने दूंगी, तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, करो अटैक। उन्होंने कहा ओके मैम, अभी जाते हैं, गेम ओवर करके आते हैं। भाई सही साहब, 3 दिसंबर 1971 अटैक वॉज ऑन एंड 16 दिसंबर who celebrate their birthday? Mr. Bangladesh. बांग्लादेश का जन्म हो गया। पता है इंदिरा जी ने यही कहा था कि मतलब मैं ये सब नहीं देख सकती जो ये भारत की सड़कों पे हो रहा है, जो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान मानवता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं ये सब होते नहीं देख सकती। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि
आपने एक शब्द सुना होगा, इसको भी मैं क्लियर कर दूं, इमरजेंसी। इमरजेंसी को बताने के पहले लाइक करते चलो, कमेंट करते चलो, ठीक है। इमरजेंसी को बताने से पहले मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि इंडियन पॉलिटिक्स में लोग कुर्सी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब दोनों बातों को रिलेट करना। जब इंदिरा जी ने 1975 से 77 के बीच में इमरजेंसी लगाई, तो इमरजेंसी इसलिए नहीं थी कि वो डेमोक्रेसी की हत्या कर रही थी। इमरजेंसी इसलिए थी कि वो भारत के नेताओं को उस समय ये समझाने और सिखाने का प्रयास कर रही थी, मेरे प्यारे बच्चों, कि ये जो इमरजेंसी है ये इन नेताओं को ये सबक सिखाने के लिए है कि भारत तुम्हारे पिताजी की जायदाद नहीं है कि तुम जो मन में आए वो करो। अगर भारत में तुम्हें कुर्सी चाहिए, किसी मंत्री पद चाहिए, तो तुम्हें भारत के भले के लिए सोचना होगा, अपने भले के लिए नहीं सोचना होगा। ये जो सिंडिकेट एंड ग्रुप था, इसने केवल राजनीति अपने भले के लिए कही। पढ़ना कभी, मैंने तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को बहुत, पढ़ना तो छोड़ो, मैंने तो जिया है। आई लिव विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब ये ना सोचना कि मेरी पैदाइश 1947 से पहले की है। आई एम नॉट दैट टू मच ओल्ड, ओके। ठीक है, तो बात समझना। तो किसी को भी पकड़ के जेल में बंद करना, अब देखो, कहने, बात को बिगाड़ने में समय नहीं लगता। जब झूठ को एक बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार नहीं, जब झूठ को 100 बार बोला जाएगा ना, तो वो सच लगने लगता है। जबकि सच ये था जिसे छुपाया गया कि नेताओं का जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। वो मिसबिहेव करने लगे थे विद इंडियन पॉलिटिक्स। फिर मैं कहूंगा, इंदिरा गांधी जी को यह चीज भी सहन नहीं हुई। जब उन्होंने हर गलत चीज को गलत बोला, तो इस चीज में वो गलत कैसे हो सकती हैं? मुझे इस बात का आप कमेंट करके जवाब दीजिए। और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कमेंट किया करो। चलिए ठीक है, मैंने आपको कोई अपना व्यू दिया है ना, लेकिन आप भी कुछ भी, मतलब कुछ भी प्यारा सा, फालतू के कमेंट ना करने लग जाना है ना, लेकिन प्यारा सा कमेंट कर देना। आओ तुमको बताते हैं एक और बढ़िया चीज, ऑपरेशन ब्लू स्टार। सुना है? व्हाट इज ऑपरेशन ब्लू स्टार? हुआ क्या? अच्छा, पंजाब को आपने सुना ही है, पंजाब के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो पंजाब अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का ये पंजाब है आज का, टुडेज पंजाब, ठीक है। इस पंजाब में ये कट गया, दैट इज हरियाणा, है ना, एंड दैट इज टुडेज पंजाब, एंड दैट इज हिमाचल प्रदेश, ओके। जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ आफ्टर 1947, है ना, तो हुआ क्या कि पहले तो इससे भी बड़ा पंजाब था, एक बूमरैंग की तरह, इस तरह का, ये इस तरह का ये पंजाब था बिफोर इंडिपेंडेंस। बात समझो, ये तो चला गया पाकिस्तान में, ये तो चला गया पाकिस्तान में, और चंडीगढ़ को फिर पंजाब हरियाणा की जॉइंट कैपिटल बना दिया गया। इसको मत ध्यान दो क्योंकि ये तो पाकिस्तान में चला गया। तो पंजाब को भाषाई आधार पर बांटा गया और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इसे कर दिया गया। अच्छा, हुआ क्या कि पंजाब में अकाली दल, है ना, और बहुत सारे दल, जैसे भिंडर वाले, है ना। मैंने आपको बोला सिखों में 12 नस्लें होती हैं, 12 नस्लें हैं, और इन नस्लों की भी बहुत सारी नस्लें हैं, ठीक है। जैसे महाराजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे, हाँ, मिसल, चुकी मिसल, है ना, नस्लें भी कह सकते हो, मिसल भी कह सकते हो, सिख की भाषा है। तो अकाली और भिंडर वाले, मैं आपको बताऊं 1984 में, सुनना बहुत ध्यान से, 1984 में इंदिरा गांधी इंटरव्यू दे रही थी। सुनना, इंदिरा गांधी जी के खुद के कहे हुए शब्द। 1984 में
डीडी न्यूज़ को इंदिरा गांधी इंटरव्यू दे रही हैं और जो रिपोर्टर है वो उनसे पूछ रही है कि इस समय पंजाब में चल क्या रहा है। तो इंदिरा गांधी जी उनसे बोल रही हैं कि प्रॉब्लम अकाली लोग पैदा कर रहे हैं और मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ रही हूं, मैंने आज या कल का ही न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसमें न्यूज़ निकली है कि 2 सिख, मतलब इंदिरा गांधी कह रही थी कि कोई किसी को नहीं मार रहा है, सिख सिख को मार रहे हैं, 6 किल्स 6। और उन्होंने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया रिपोर्टर को कि आपने भी न्यूज़ पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है कि 2 जो सिख हैं निरंकारी, वो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, दोनों भाई हैं। जो बड़ा भाई है उसने दाढ़ी मतलब दाढ़ी वाड़ी कटा रखी है और जो छोटा भाई है उसने दाढ़ी रखी हुई है। तो मोटरसाइकिल से वो जब रास्ते में जा रहे हैं तो अकालियों ने उनको मतलब रोका और गोली मार दी। अब सुनना कि फिर मिसबिहेव हो रहा है, फिर प्रॉब्लम है और इंदिरा जी के दिमाग में इसका भी निदान किया जाएगा। अब प्रॉब्लम समझ में आ गई 2 मिनट में कि सिख आपस में फाइट कर रहे थे, है ना, और बेढंगी डिमांड इंदिरा गांधी जी से कर रहे थे। और इंदिरा गांधी जी ने खुद कहा कि अगर उन्होंने 10 मांगी होंगी तो मैंने 10 में से 8 पूरी कर दी हैं। 1-2 डिमांड उनकी ऐसी है जो गवर्नमेंट से जिसका लेना देना है ही नहीं। मतलब वो ये मांग कर रहे हैं पंजाब के सिख कि जितने भी गुरुद्वारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं उनकी चाबी उन्हें दे दी जाए, उनका कंट्रोल उन्हें दे दिया जाए। तो इंदिरा गांधी जी का ये कहना था कि मतलब मैं क्यों, मैं कौन होती हूं, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, मैं किसी धर्म विशेष को लेकर, किसी जाति विशेष को लेकर चाबियां देती थोड़ी घूम रही हूं। तो वो बात इंदिरा जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये बात मैं नहीं मानूंगी, ये गलत है, आप आपस में बात करिए, ये धार्मिक मुद्दा है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। अच्छा, इधर क्या हुआ कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो आतंकवादी टाइप के लोग क्रिएट हो गए थे, जिनको बैकअप सपोर्ट था इंटरनेशनल, तो उन्होंने खालिस्तान बनाने की मांग शुरू कर दी, डिमांड। और खालिस्तान बनाने के मांग को शुरू करते ही भिंडर वाले ग्रुप ने क्या किया कि स्वर्ण मंदिर में घुस गए गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए कि स्वर्ण मंदिर में घुस जाएंगे तो गवर्नमेंट हो जाएगी परेशान, रिलीजियस मुद्दा बन जाएगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर पाएगी और हम बढ़िया से गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के खालिस्तान बना लेंगे। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सही था या गलत? इंदिरा गांधी जी ने फिर कहा मैं इसे सहन नहीं करूंगी, ऑर्डर दिया, गो आर्मी गो। सेना गई, ऑपरेशन ब्लू स्टार, सबको निपटा दिया गया। स्वर्ण मंदिर वो सर धार्मिक स्थल, और तुम अपने आप को कहते हो तुम धर्म के नेता। अब हुआ क्या कि जब स्वर्ण मंदिर में गोलियां चली और सारा इवेंट हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तो इस इवेंट में हुआ क्या कि काफी नुकसान पहुंचा मंदिर को, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक गुंबद था जो एक बॉम्ब की वजह से उसको नुकसान पहुंचा, टूट ही गया, नुकसान क्या पहुंचा, टूट ही गया। ये जब इवेंट हुआ, आफ्टर दैट 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी जी निकल के दिल्ली में जा रही थी ऑफिस। तो जब वो अपने घर से निकली और कार की तरफ बढ़ने लगी तो आप 2 नाम सुनते होंगे, सतवंत सिंह एंड बेअंत सिंह। ये इनके बॉडीगार्ड ही थे। दे वेरी मच लव इंदिरा गांधी, बट
उस दिन पता नहीं धार्मिक रूप से कैसे उनके मन में क्या आया, और लगभग 30-32 गोलियां उन्होंने इंदिरा गांधी जी पर उतार दी। उनका पूरा शरीर, अ, उनकी पूरी साड़ी लाल हो गई। सोनिया गांधी जी भाग कर आईं, उन्होंने माँ को उठाया, गाड़ी में बैठाया। सोचिए 30-32 गोलियां लगी हैं, सांस चल रही है। दैट इज द रीजन शी कॉल्ड आयरन लेडी। लेकिन ये भारत का हम सबका दुर्भाग्य था कि हॉस्पिटल से थोड़ा ही पहले, हालांकि हॉस्पिटल पहुंच भी जाते तो इंदिरा गांधी जी की पूरी साड़ी लाल हो गई थी। सोनिया गांधी जी उन्हें अपनी गोदी में उनका सर रखे थी, उनकी साड़ी लाल हो गई, है ना। तो एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया। और इसके बाद आपने देखा होगा कि जनवरी 2018 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो उसके बाद जो दंगे हुए, सिख दंगे हुए, उस पर लगभग 186 मामले थे। वैसे तो मामले 1200 प्लस थे, लेकिन 186 मामले जिनको गंभीर माना गया, जिनमें एफआईआर थी, उन 186 मामलों में काफ़ी कुछ मामलों को हल कर लिया गया। और यशपाल सिंह का नाम आपने सुना होगा, उनको फांसी की सज़ा मिली। और जनवरी 2018 में कोर्ट ने इंटरफेयर एक बार फिर से किया और कहा कि 10 मामलों की जांच फिर से करनी चाहिए, क्योंकि ये जो एफआईआर हुई हैं, इनमें जो उस समय के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस है, जो थाना है, उनके पास एफआईआर पहुंची, उन्होंने एक्टिविटी नहीं की, है ना। तो अभी आपने डेढ़ साल पहले एक बार फिर से सुना होगा कि सिख दंगों में एक अजीब सा मोड़ आया है, और ये नया फिर से सिख दंगों का जो जिन्न है वो बोतल से बाहर आ गया है ना। और इस तरह समाप्त हुआ एक अध्याय इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी का। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपके लाइक और शेयर इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि होगा, क्योंकि हम इन हीरोज़ को, इन देश के नायक और नायिकाओं को अगर हम समय समय पर याद नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें भूल जाएंगी। नहीं, हमें भूलना नहीं है, ना हमें भूलने देना है। ये हम और आप मिलकर प्रण लेते हैं कि हम अपने हीरोज़ को, हम अपने हीरोइंस को, रियल हीरो हीरोइंस, इनको हम अपने हृदय में संजो कर रखेंगे, अपने मस्तिष्क में इनकी यादें, इनके कहे हुए शब्द, इनकी गिविंग्स, उनको अपने मस्तिष्क में संजो के रखेंगे। और आप सभी बच्चों से मेरी लगातार रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग चीज़ों को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और इंदिरा गांधी जी पर आप कुछ भी अपने विचार देना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप विचार दीजिए ही, है ना, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा इस तरह से भी हमें सोचना चाहिए, है ना। खैर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बैचेस के बारे में सब बताया था, इन सबको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इनको भी लाइक करिए, है ना, इनको भी शेयर करिए। और आप भी जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों का लाभ उठाइए। और जितना भी कुछ मैंने आपको समझाया है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के लिए, उसके सबके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए हैं, है ना। तो कैसी लगी क्लास, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे ये मैं अभी आपको बस बताता हूँ, पहले आपके कमेंट में देख लूँ कि समझ में आया। इंदिरा गांधी जी दिमाग में चल रही हैं।
कल के हमारे हीरो हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कल के हमारे हीरो हैं, यस, चंद्रशेखर आज़ाद। हाँ, कल हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और अच्छे से उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं, है ना, कल चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ 5 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। और इन UCSC को ज़रूर फॉलो करना, सबका डिस्क्रिप्शन लिंक में है। जल्दी से एनरोल कर लो, ठीक है। जितने जल्दी एनरोल कर लोगे उतना अच्छा, क्योंकि आपको पता है भीड़ पहुंचती है ना। 13 जून बड़े बड़े प्राइजेज़ हैं, प्राइजेज़ भी आपको पता है, मैकबुक, आईफोन, आईपैड, एयरपॉड्स, और ये मेंटर्स से डायरेक्ट मुलाकात, है ना, इनके विचार आपको जानने को मिलेंगे। हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिंक में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस कॉर्पोरेशन, ठीक है।